जय हिंद आप सभी को। आज बिहार द्रोह का शुरुआत करने वाले हैं और शुरुआत जो है ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से करने वाले हैं। आज फ्राइडे है, इसलिए आज से जो है बिहार द्रोह का शुरुआत होने वाला है। आज से जो है कंटिन्यू आपके बिहार द्रोह का इस चैनल पे आपको क्लास देखने को मिलेगा। घटनाचर का ग्रुप डिस्कशन हो, ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक हो आपको, और बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट हो, सभी क्लास आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज सोचिए ना कि बहुत दिनों से इधर 5-6 दिन से क्लास नहीं आ रहा था, तो इसके लिए सॉरी। आज से रेगुलर आपका क्लास आएगा, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का भी आएगा। और जो आप रात में देखे होंगे, हम टाइम डाले थे कि घटनाचर का ग्रुप डिस्कशन और करेंट अफेयर्स आपका जो गौरव सर पढ़ाते हैं उसका भी आपको डिस्कशन क्लास आएगा। डेली जो है यूट्यूब पे रात 9 बजे से लाइव होगा, तो आप लोग सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा। आज जो है ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का जो 3rd एडिशन बुक आया, आपको पता है ना कि ये बुक सर के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। अभी ये बुक जो है मार्केट में भी नहीं आया है, तो सभी लोग जिनको भी बुक लेना है तो मार्केट से ले लीजिएगा। सर बोले हैं कि 26 तारीख से जो है ना मार्केट में आपको बुक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल जो है ना 25 सेट है, ठीक है, टोटल 25 सेट दिया हुआ है। आज जो है हम पहला सेट देखने वाले हैं। 64 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, पीटी का हुआ था, 16/7/2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का जो है ना पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहाँ तक पॉसिबल हो आज पूरा करने वाले हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ कितना क्वेश्चन का मतलब पार्ट बाई पार्ट आया जाए। और बाकी आज जो है ना शुरुआत क्लास है, आज फ्राइडे था तो सोचे कि नहीं आज क्लास जो है ना स्टार्ट किया जाए। आज से तो बिहार द्रोह का जो है ओम नमः शिवाय किया जाए। तो आप लोग पूरा क्लास को पहले जो है ना, आप लोग पहले पूरा क्लास को पूरा देखिएगा। आपको जो भी क्वेरी है आप ज़रूर बताइए कि हाँ कहाँ पे सुधार किया जाए, कहाँ पे और भी अच्छे से जो है करवाया जाए डिस्कशन, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे डिस्कशन करवाया जाएगा। तो सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो है ना 64 पोस्ट का पीटी एग्ज़ाम हुआ, तो उसी का आज पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना ज़रूर जुड़िए। और हाँ एक बात और है कि अब सभी लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि बिहार द्रोह का स्पेशल बैच स्टार्ट कब होगा। तो बिहार द्रोह का स्पेशल जो बैच है ना वह स्टार्ट हो चुका है, कल से ही एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी जो है ना घटनाचर बुक पढ़ना है, और ये इस बुक का होमवर्क सीरीज पर डे आपको डेली सीक्वेंस वाइज आपको टारगेट वाइज होमवर्क आपको दिया जाएगा। आप लोग को हम बुक दिखा देते हैं। देखिए आपको जो है ना बिहार दरोगा न्यू भर्ती टारगेट होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो जिनको भी लगता है ना कि हमको घटनाचर बुक पढ़ना है, बहुत सारे लोग जिनका मेरिट में नाम नहीं आया, जिनका पीटी नहीं हुआ, किन्हीं का एग्ज़ाम मतलब मेंस में नहीं, मेंस एग्ज़ाम नहीं निकला, तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग का मैसेज आया टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी के लिए जो है ना बहुत कम फी में भी, सिर्फ जो है ना एक प्रैक्टिस सेट का फ़ी लिया जा रहा है आप लोगों से। तो प्लीज़ आप लोग अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं घटनाचर बुक का, तो पहले जो है ना होमवर्क का स्टार्ट होगा हिस्ट्री का, उसका ज्योग्राफी का, उसके बाद साइंस का स्टार्ट होगा। तो सभी लोग जुड़िए। इसमें आपको जितना बुक दिख रहा है ना सभी का आपको टारगेट होमवर्क वाइज मिलेगा। आपको ये जो है ना घटनाचर बुक का आपको रात में 9 बजे से आपको लाइव होगा। पहले करेंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया जाएगा, उसका घटनाचर का होमवर्क जो भी मिलेगा आपको उसका जो है ना एक तरह से डिस्कशन करवाया जाएगा। तो सभी लोग जिनको भी जुड़ना है आप सभी लोग जुड़िए। आपको जितना बुक दिख रहा है ना ये स्लाइड में, आपको सारा बुक का होमवर्क आपको टारगेट वाइज डेली आपको होमवर्क मिलेगा। घटनाचर से जो है ना 10-10 पेज तीनों बुक से मिलेगा, और बाकी ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से कम जितना आप लोग बोलिएगा, जितना आप पढ़ पाइएगा डेली, उतना आपको डेली होमवर्क मिलेगा। और जितना आपको सारा बुक दिख रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट सब्जेक्टिव, 4500, इसका तो क्लास यूट्यूब पे भी आएगा। आपको 10 क्लास देखे होंगे तो आपको 10 क्लास मिला भी होगा। तो सभी जितने भी बुक दिख रहा है ना सारा का आपको होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो गया, कल से एडमिशन होगा। बहुत सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है आप टेलीग्राम जो है ना आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से लिंक होगा, और उस पर लिंक पे क्लिक कर लीजिए। लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी बुक को जो है ना आपको कंप्लीट होमवर्क आपको दिया जाएगा। और इस बैच में क्या खासियत है, आपको एक टेलीग्राम चैनल पे डेली, इसका जो है ना टेलीग्राम चैनल पे एक बिहार द्रोह का फुली प्रैक्टिस सेट डेली 3 बजे लिया जा रहा है। तो जो भी लोग नहीं जुड़े, टेस्ट ग्रुप का लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको टेस्ट ग्रुप का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लिए, आपको जो है ना वहाँ पे मिल जाएगा सारा जो है टेस्ट आप टेलीग्राम चैनल पे लगा सकते हैं। आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा राहुल स्टडी ग्रुप पे, और टेस्ट ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें जो है डेली पर डे आपको मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट बिहार द्रोह का PDF एकदम डिटेल PDF के साथ आपको डेली प्रैक्टिस सेट का होमवर्क मतलब एक PDF दिया जाएगा। आप लोग को जो है ना वो हमारे सीट पे लगाना है। बाकी जितने भी जानकारी का आपको चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल पढ़ लीजिए, उसका आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो फी है ना मात्र 149 रुपये है।
₹149 फ़ी रखा गया है। ये जो बैच है ना कम से कम 2024 लास्ट तक आपको जनवरी मतलब 2024 दिसंबर तक आपको पूरा, जब तक बुक ख़त्म नहीं होगा ना, जब तक ये बैच समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इसका सारा डिटेल पढ़ लीजिए। इस बैच में डेली सुबह एक प्रैक्टिस सेट का डिटेल पीडीएफ दिया जाएगा। यूट्यूब क्लास का सभी पीडीएफ ग्रुप में दिया जाएगा। जितने भी इस चैनल पे क्लास आएगा ना यूट्यूब पे, उसका सारा पीडीएफ आपको बिना बोले आपको सेंड कर दिया जाएगा इस ग्रुप में। इस बैच के सभी बुक प्रतिदिन टारगेट वाइज होमवर्क देकर खत्म करवाया जाएगा। यह बैच लगभग 4 से 5 मंथ तक चलेगा और एक बिहार दरोगा का फुल प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पे करवाया जाएगा, जो स्टार्ट हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हो रहा है। जो लोग देते हों उनको पता होगा। और प्रतिदिन 7 बजे टूटिया 7500 का भी टेस्ट होगा, टेलीग्राम चैनल पे ही करवाया जाएगा। और इसी का क्लास आपको 10 क्लास हम करवा चुके हैं टूटिया 7500 का, और बाकी कंटिन्यू आपका इस चैनल पे क्लास देखने को मिलेगा। और बाकी करेंट अफेयर्स का भी होमवर्क करवाया जाएगा। ये सभी जो है ना आपका फीचर मतलब विशेषताएँ दिया हुआ बैच का। आप लोग और भी डिटेल चाहिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए यही जो है ना आपको बिहार दरोगा का लाइव डिस्कशन। देखिए बिहार दरोगा के लिए प्रतिदिन रात 9 बजे करेंट अफेयर्स, घटना चक्र बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का यूट्यूब पे लाइव डिस्कशन स्टार्ट किया जा रहा है। तो जल्द ही आज से देखिए, आज से या तो होगा तो कल से तो कंटिन्यू हो ही जाएगा। बाकी आज जो है देखिए करेंट अफेयर्स कुमार गौरव सर का जो क्लास लेते हैं उसका रिवीजन करवाया जाएगा। बाकी घटना चक्र बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का 10-10 पेज प्रतिदिन जो है ना आपको डिस्कशन करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यही जो है ना टेस्ट डेली 3 बजे हो रहा है। देखिए आज टेस्ट नंबर 4 हो रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारे फुल्ली जो है ना बिहार दरोगा, बाकी इनका भी बीपीएससी एग्ज़ाम है, बीएससी एग्ज़ाम है, वो भी लोग जरूर टेस्ट दीजिए। और वो भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। तो सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत कम फी लिया जा रहा है, तो सभी लोग जुड़ जाइए। वहाँ से जुड़ करके अच्छे से तैयारी कीजिए। सारा का पीडीएफ आपको मिलेगा। आपको अगर बुक खरीदने का मन है तो आप ले सकते हैं, तो आपकी तो हम सारा का पीडीएफ हमको देंगे ही। तो चलिए हम बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हाल प्रश्न पत्र है। ये फर्स्ट सेट है। अगर आप जिनके पास बुक होगा उनको पता होगा ये फर्स्ट सेट है, जिसका परीक्षा हुआ था 16/7/2023 को एग्जाम हुआ था। उसी का जो है स्मृति प्रधारित सर के द्वारा जो है क्वेश्चन में निकाला गया था, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है तो 1 है। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल जो बताए हैं उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे पीडीएफ हम डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जुड़ करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो पेड ग्रुप में आपको पीडीएफ दिया ही जाएगा डेली, और आपको क्लास करवाया ही जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगा और सारा आपको जानकारी भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है। आप लोग अपने आप में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर हमको याद था, कौन सा क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं याद था। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है कि कीव की राजधानी कहाँ है बताइए। कीव राजधानी जो है ना किसकी है बताइए। कीव राजधानी किसकी है तो यूक्रेन का है। किसका है? यूक्रेन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यूक्रेन का राजधानी है। आगे देखिए दिया हुआ है कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है तो रिविनविया है। अगर पूछे कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है तो कीव है। कहाँ है? कीव है। और पूछे यूक्रेन की मुद्रा क्या है तो रिविनविया है। क्या है? रिविनविया। देखिए नीचे इंपॉर्टेंट कुछ देश दिया, उसका मुद्रा है, राजधानी है। देखिए अगर स्विट्जरलैंड की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है तो बर्न है। कहाँ है? बर्न है। इसका मुद्रा बोलेगा तो फ्रैंक है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी बोलेगा तो बर्न है, मुद्रा बोलेगा तो फ्रैंक है। थोड़ा पीडीएफ थोड़ा डार्क ज़्यादा हो गया है। बाकी हम पीडीएफ ना बाकी कोशिश करेंगे पूरा आपको पूरा ना क्लीन दिखे। बाकी आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी आपको पीडीएफ सारा जो है ना आपको पूरा क्लीन दिया जाएगा। आपको हम पेड ग्रुप में भी आके ऐसे भी जो भी पीडीएफ आपको मिलता होगा आप देखते होंगे सारा पीडीएफ क्लीन रहता होगा, क्योंकि हम बेहतर तरीके से सोचते हैं कि जिनको मतलब पीडीएफ से पढ़ते हैं उनको आंख पे जोर ना पड़े, अच्छे से दिखाई दे। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बहुत मेहनत से जो है ना आपके लिए क्लास लाया जा रहा है और बहुत मेहनत से जो है पीडीएफ को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप इस बात को समझिए और क्लास को अच्छे से देखिए। देखिए दूसरा देश कौन सा है तो स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी बोलेगा तो स्टॉकहोम है। इसका मुद्रा बोलेगा तो क्या है तो कोरोना है। क्या है? कोरोना। तो स्वीडन की राजधानी बोलेगा तो स्टॉकहोम है, मुद्रा बोलेगा तो कोरोना है। ठीक है, आगे देखिए स्पेन की राजधानी बोलेगा तो स्पेन की राजधानी कहाँ है तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और मुद्रा बोलेगा तो पेसेटा है। क्या है? पेसेटा। तो स्पेन की राजधानी बोलेगा तो मैड्रिड है, मुद्रा बोलेगा तो पेसेटा है। रोमानिया की राजधानी बोलेगा, रोमानिया की राजधानी कहाँ है तो बुखारेस्ट है, और इसका मुद्रा बोलेगा तो ल्यू है। क्या है? ल्यू, याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी बोलेगा तो क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और इसका मुद्रा बोलेगा तो फ्लोरिंट है। क्या है? फ्लोरिंट। तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा बोलेगा तो कोरोना। स्पेन की राजधानी बोलेगा तो मैड्रिड, मुद्रा बोलेगा तो पेसेटा। रोमानिया की राजधानी बोलेगा तो बुखारेस्ट, मुद्रा बोलेगा तो ल्यू।
हंगरी की राजधानी बोलेगा तो बुडापेस्ट, इसका मुद्रा बोलेगा तो फ्लोरेंट है। मेरा उद्देश्य यही रहेगा ना कि आपको कम से कम क्वेश्चन करवाएं, लेकिन अच्छे से जो है ना आपको याद करवाएं। ये नहीं कि आपको हम 1 से लेकर 100 तो क्वेश्चन खत्म कर दिए, पता चला कि आपको बस क्वेश्चन ही आपको करवाएं। बस याद रखिएगा ना कि आपको हम अच्छे तरीके से डिस्कशन के साथ करवाएंगे और अच्छे से याद करवा के बार बार रिपीट करके आपको याद होगा। जब रिपीट करेंगे तो आपको हर वो क्वेश्चन याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। देखिए ये जो है ना फ्रॉम दरोगा साइंस सीरीज जो है ना फर्स्ट एडिशन में बुक पेज नंबर 144 का क्वेश्चन नंबर 10 था। ये सारा कुछ सर के द्वारा जो है ना लिख दिया गया है। और इसके पहले दरोगा का हम सिलेबस भी करवाए हैं, पीटी का, मेंस का, और एक क्लास में जो पीटी मेंस दोनों का। अगर दरोगा का तैयारी करते अगर सिलेबस नहीं देखें तो सभी लोग सिलेबस जाके जरूर देखिए। और उसका सारा पीडीएफ जो है ना 1 से लेकर 40 तक का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। तो सभी लोग लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर लिंक पे क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारा जो है ना आपका सिलेबस 1 से लेकर 40 तक आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए आगे देखिए इसका डिटेल दिया हुआ है। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के समीप जगदीशपुर में एक तबाह और क्या थे, असंतुष्ट जमींदार थे, याद रखिएगा। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के प्रसिद्ध जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट क्या थे, जमींदार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। स्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि क्या कारण है, बताइए। स्पष्ट जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है क्योंकि क्या कारण है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए डिटेल इसका देखते हैं। कह रहा है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि वायुमंडल में वायु के अणु तथा सूक्ष्म कणों का साइज का दृश्य प्रकाश की तरंग के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने से अधिक प्रभावी होता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना गुनी है, तो 1.8 गुनी। कितना, 1.8 गुनी, याद रखिएगा। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग मतलब छोटी तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। और प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारे जो है ना नेत्रों में क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश क्या होता, काला प्रतीत होता, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश का क्या होता, रंग काला प्रतीत होता। आगे कह रहा है कि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग की ही दिखलाई देता है। अतः खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सर्वाधिक होता है, तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। देखिए स्रोत जो है ना एनसीईआरटी कक्षा 10 अध्याय 11 पेज नंबर 217 से लिया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है हिमालय भालू और विशाल पांडा किन जातियों का जो है ना उदाहरण है, बताइए। कह रहा है हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, बताइए किस जाति का है। ये है इसका राइट आंसर क्या होगा, सुमेध जनजातियाँ। क्या है, सुमेध जातियाँ का उदाहरण है। आगे देखिए कह रहा है कि IUCN के आंकड़ा के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जनजातियों का उदाहरण है। स्रोत जो है ना IUCN से लिया गया है। IUCN जो है ना रेड डाटा बुक बोलेगा तो IUCN ही जारी करता है। इसका सुमेध जो है ना दिया हुआ है कि जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो, यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो तो सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत जो है ना आती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रमुख भारतीय प्रजाति सुमेध की श्रेणी में है, कौन कौन है, तेंदुआ है, 1 सींग वाला गेंडा है, चीता है, 4 सींग वाला मिर्ग है, और भारतीय बाइसन
समुद्री गाय है और क्या है, स्लोथ भालू इत्यादि है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, असंकटग्रस्त है, इसका जो है इसको इंग्लिश में ना इनडेंजर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऐसी प्रजातियां का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है, जैसे संघाई हिरन, शेष जैसी पूंछ वाला बंदर, मतलब इसको मकाक बंदर बोलते हैं, नीलगिरी ताहर, हेम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगुलिन इत्यादि है। आगे देखिए दे रहा है विलुप्त दे रहा है, एक्सटिंक्ट दे रहा है, एक्सटिंक्ट बोल रहा है इसमें कि जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित ना हो तथा विश्व के सभी आवासों में उसकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोंडो, मॉरिशस, अस्टल्स, सी काऊ, थाईलैसिन ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के शेर की 3 उपप्रजातियाँ मतलब कौन है, वाली, नवान, कैस्पियन। और देखिए दुर्लभ प्रजाति में क्या है, रेयर स्पीसीज में क्या है, देखिए इसमें कह रहा है कि संसार में इन सभी प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेंकरेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है। आगे देखिए कह रहा है कि लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास। पहला क्या है ना, देखिए पहला प्रोजेक्ट टाइगर, ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर आया था कब, 1973 में आया था। ठीक है, में भारत सरकार द्वारा बाघ जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है के संरक्षण हेतु जो है ना शुरू किया गया था। तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में आया था। आगे देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब आया था, 1992 में आया था। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में आया था। तो कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है ना, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 और एलिफेंट प्रोजेक्ट बोलेगा 1992 में आया था। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ये जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है हंगुल प्रोजेक्ट, ये जो इसके बारे में दिया, ये कब शुरू किया गया था, 1970 में शुरू किया गया था। हंगुल प्रोजेक्ट का बात करें कि कब शुरू किया गया था, 1970 में शुरू किया गया था। इस योजना को जो है ना जम्मू कश्मीर सरकार, तो याद रखिएगा ना कि हंगुल परियोजना बोलेगा तो इसका शुरुआत हुआ 1970 में शुरुआत हुआ था। और यह परियोजना जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, चलिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में कह रहा है कि मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। ठीक है, याद रखिएगा। तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में कह रहा है कि मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 में कुल जो है ना 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन तथा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा कि मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट जो है 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। नेक्स्ट है गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना के बारे में बोल रहा है कि एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक सींग वाले गैंडे जो है ना केवल कहाँ पाए जाते हैं, तो केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, और ये गैंडा परियोजना जो आया 1987 में क्या हुआ था, शुरू किया गया था। आगे देखिए कर रहा है गीत संरक्षण प्रोजेक्ट, वल्चरस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे दिया हुआ हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ जिसमें गीधों के संरक्षण के तहत क्या किया, लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गीत संरक्षण कार्ड योजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट कह रहा है एशिया में समाप्त हो रहे गीधों के संरक्षण के लिए सेविंग जो है ना, सेव मतलब सेव का जो फुल फॉर्म है सेविंग एशिया वल्चरल्स फ्रॉम द एक्सटेंशन सेव, मतलब सेव का फुल फॉर्म है, कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि एशिया से समाप्त हो रहे गीधों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो सेव कार्यक्रम चलाया गया। याद रखिएगा। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डिक्लोफेनेक को प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अधिकांश गीधों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में अधिकांश गीधों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डिक्लोफेनेक दवा से होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिम तेंदुआ परियोजना कब आया था। देखिए इसके बारे में कह रहा है कि हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था।
तो हिम तेंदुआ परियोजना जो है हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो नमक पानी की सबसे बड़ी झील जो कौन सा है, तो चिल्का झील है। कौन सा है? तो चिल्का झील, याद रखिएगा। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील बोलेगा तो कौन सा झील है? चिल्का झील है। कहाँ है चिल्का झील? तो उड़ीसा में स्थित है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। खारे पानी की एवं बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत जो है ना शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इस बुक को जो है ना सोचेंगे ना कम से कम 1 महीना में ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 70 से 80% खत्म कर दें। मतलब आप लोग बस क्लास को रेगुलर देखिएगा, हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। बाकी आपको पेड ग्रुप से जुड़िए, 149 रुपये फ़ी है, जल्द ही सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 26 तारीख के जो है ना उसमें कंटिन्यू होमवर्क आपको दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी डाल दिया जाएगा। पहले प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रैक्टिस सेट है जो प्लेटफॉर्म का आया है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक होगा पहले प्रीवियस ईयर आप सेट लगा लीजिए, क्योंकि उसको लगाइएगा तो पता चलेगा ना, इसमें तो सारा आपको डिटेल के साथ दिया हुआ है ही है एक। लेकिन प्लेटफॉर्म में क्या है ना कि प्लेटफॉर्म में 20 जो न्यू बुक आया उसमें आपको आंसर नीचे नहीं दिखेगा। आपको एक बार सेट पूरा लगा लीजिए, ख़त्म कर लीजिए, और बाकी घटनाचक्र का भी होमवर्क आपको डाल दिया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपना तैयारी, जो भी दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, सभी लोग अपना तैयारी जुड़ करके तैयारी कीजिए। बाकी आपको PDF इसका भी हम टेलीग्राम चैनल पे उसमें ही डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको जुड़ना है जुड़िए, जिनको नहीं जुड़ना है कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं जिनका भी। लेकिन वहाँ पे आपको घटनाचक्र का सारा बुक का PDF मिलेगा, यहाँ पे आपको PDF वगैरह नहीं दिया जाएगा। बाकी आपका सारा क्लास यूट्यूब पे लाइव आएगा डिस्कशन के साथ, और बाकी ये सब क्लास जो ज्ञान बिंदु का भी क्लास आपको करवाया जाएगा डेली बेसिस पे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सांभर झील, कह रहे हैं सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में, याद रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है जो सांभर झील राजस्थान में है। और सर्वाधिक लवणता वाला झील, याद रखिएगा, सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो सांभर झील है। सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। और चिल्का झील कैसा झील है, तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। कौन सा झील है, तो चिल्का झील है, ठीक है। और इसी को जो है ना भारत इसी को बोल सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। कौन सा है, तो चिल्का झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, बताइए किसके बने होते हैं। सोलर सेल जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, तो सोलर सेल जो होते हैं ना बने अर्धचालक के, किसके होते हैं, अर्धचालक के। देखिए ये सब जो है ना सारा सर लिख दिए हैं कि फ्रॉम दरोगा सीरीज जो फर्स्ट सीरीज आया था, फर्स्ट एडिशन बुक, उसका पेज नंबर 221 का क्वेश्चन नंबर 49 है। सारा कुछ सर डिटेल के साथ लिख दिए हैं। इस बुक को अच्छे से कमिट कीजिए। भाई घटनाचक्र बुक अच्छे से पढ़िए, जो भी अब आपको अनुसार जो भी लगे, आपके अनुसार जो भी अच्छा लगे। लेकिन अगर मेरी तक जाना तो आपको घटनाचक्र अच्छे से भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी लूसेंट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और इस बुक को 3-4 बुक सेलेक्टेड कर लीजिए, और बाकी करेंट अफेयर्स। इतना में तो आपको ना हर वो चीज़ अगर आप शिद्दत से पढ़ते हैं तो आपका मेरिट क्या, आपका एक जो है ना अच्छा मार्क्स आएगा। आपको मेरिट तक ही जाना है ना, तो मेरिट आपका 100% बनेगा अगर अच्छे से अगर आप 7-8 घंटा रेगुलर आप पढ़ाई करते होंगे तो बहुत सारे लोग तो जिनका मेरिट बाहर हुआ उनको पता कितना टेंशन होता होगा। बाकी फिर से वो तैयारी करने वाले हैं, तो उन लोग का तो अलग ही जो है तैयारी नेक्स्ट लेवल का होगा। देखिए इसका डिटेल देखिए, कह रहा है कि सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। क्या होते हैं, सोलर सेल जो होते हैं अर्धचालक के बने होते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि सोलर सेल किसके बने होते हैं, अर्धचालक के बने होते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि सोलर सेल में मूल रूप से एक AC-PN संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत जो है ना वाहक बल उत्पन्न करती है। इसको बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सौर सेल एक जो है ना, सौर सेल एक PN जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, ठीक है। तो सौर सेल एक क्या है, PN जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पे क्या करता है, काम करता है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एवं कह रहा है कि प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र होल उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की प्राप्त ऊर्जा का चालन पट्टी है, मतलब कंडक्शन है, कंडक्शन बैंड है पर पहुंच जाता है। आगे कह रहा है जिसमें संयोजकता की पट्टी कहा जाता है। आगे कह रहा है जिससे संयोजकता में एक छिद्र मतलब होल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को N क्षेत्र की ओर और छिद्र होल P क्षेत्र की ओर ले जाया जाता है। आगे कह रहा अतः जंक्शन के दोनों सतहों के विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं और उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है, और यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है।
आगे देखिए कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता और चालक और अचालक पदार्थ हो, कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम क्या है? तो अर्धचालक है। स्रोत भारतीय वन से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन रहे 6 पे, देखिए कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश जो है शामिल नहीं था? बताइए। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? देखिए इधर आइए, इसमें कौन कौन शामिल नहीं था? देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी, ब्रिटेन जो है ना शामिल नहीं है, लेकिन जापान शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली शामिल है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन में धुरी राष्ट्र जो है ना, ब्रिटेन जो है धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। आगे देखिए कह रहा है कि सितंबर 1939 को ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया? आक्रमण किया। तो जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? तो 1939 में किया था। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हुई थी? शुरुआत हुआ था। आगे कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से जो है ना प्रसिद्ध हुआ था। आगे कह रहा है कि धुरी राष्ट्र में जो शामिल देश है कौन कौन है? तो जर्मनी है, जापान है, इटली है, ये सब क्या है? धुरी राष्ट्र में जो शामिल देश है। चलिए क्वेश्चन रही 8 पे, कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा जो भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे ये कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक एवं उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में से इलाहाबाद नैनी को बताया गया है, होकर गुजरती है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु या उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जो है ना, मिर्ज़ापुर के नैनी को बताया गया है, जहाँ जो है ना मतलब मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का मानक समय जो है ना कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? टोटल 5 राज्यों से। तो भारत का जो मानक समय है टोटल 5 राज्यों से क्या होती है? गुजरती है। जिसमें है ना कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय मानक समय मतलब जो है ना मतलब राज्यों में से एक नहीं है। तो 5 राज्य कम से 5 राज्य जो है उसको याद रखिएगा कि कौन कौन राज्य है। तो भारत का मानक समय में जो 5 राज्य है वो कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे करा कि बंधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? बताइए। बंधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद नहीं सही है? बताइए। यहाँ पे संधि विच्छेद आपको पता है ना कि हिंदी का भी क्वेश्चन 2 पूछ ही रहा है। 12 एग्जाम दिए होंगे पीटी का, तो आपको 2 से 3, 2 हिंदी का पूछा था, 2 इंग्लिश का पूछा था। तो देखिए इसमें 64 पोस्ट का है ना, इसमें भी देखिए हिंदी का क्वेश्चन पूछा है। तो कह रहा है कि बंधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? बधु जोड़ आगम क्या होगा? बंधवागम होगा। क्या होगा? बंधवागम। देखिए आगे कह रहा है कि बधु जोड़ आगम सही है। ठीक है, बधु जोड़ आगम सही है। 2 शब्द के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है। आगे कह रहा है कि प्रश्नानुसार बंधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद जो है ना विच्छेद बधु प्लस आगम होगा। आप बंधवागम यानी संधि का उदाहरण है स्वर संधि। एक कुल जो है ना 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है वृद्धि स्वर संधि, और दूसरा है दीर्घ स्वर संधि, तीसरा है गुण स्वर संधि, चौथा यन स्वर संधि, पांचवा अयादि स्वर संधि। और नेक्स्ट जो है ना यन संधि के जो उदाहरण है कौन कौन है? तो अति जोड़ है ना, यन संधि के जो उदाहरण है कौन कौन है? तो अति जोड़ अधिक अत्यधिक होगा, इति जोड़ आदि इत्यादि होगा, और सु जोड़ आगत स्वागत होगा, और सु जोड़ अच जो होगा स्वच्छ होगा। ठीक है, ऊपरी जोड़ उक्त होगा उपयुक्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है यन संधि के बारे में बोल रहा है ना कि यदि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ग में ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसे विकार स्वरूप ई उ री के जगह क्रमशः य व र हो जाता है। जैसे बधु जोड़ आगम क्या होगा? बधवागम होगा। ठीक है, जैसे बधु मतलब उ और आग मतलब आगम, अब व मतलब क्या हो गया? व। तो उ जोड़ आ जोड़ बराबर क्या? उ जोड़ आ, उ प्लस अ बराबर व, सु प्लस अच बराबर स्वच्छ, इति प्लस आदि इत्यादि, और पितृ प्लस इच्छा पर क्या होगा? पितृइच्छा होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। एक क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के क्रम एक गोले को पिलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की जो है ना ऊंचाई क्या होगी। सभी का सिलेबस का जो है ना क्लास हम करवाए हैं, तो सभी लोग क्लास का सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले से तैयारी करना चाहते हैं मतलब स्टार्टिंग से, और जिनका भी लगता है ना कि मतलब कुछ कुछ मेरा जो टॉपिक करा नहीं हो पाया है, तो सिलेबस देख लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और बाकी सारा PDF भेजा जा चुका है टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका जो आप लोग बना लीजिएगा, इसका जो मैथ का आंसर इसका क्या है, तो बी है, 2.74 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखिए, आइए चलिए क्वेश्चन रहिए 11 पे। कह रहा है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था, बताइए। बिहार में जो है ना, कह रहा है कि बिहार में पहली बार जो राष्ट्रीय शासन लगा था वो कब लगा था, बताइए कब लगा था। तो सबको पता है कब लगा था, 1900 यहाँ पे जो है ना 68 में लगा था, सबको पता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार में जो पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा था कब लगा था, 1968 में लगा था। देखिए आगे कह रहा है कि बिहार में, याद रखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन जो 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे। क्वेश्चन पूछेगा ना कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था, 1968 में लगा था, और कब तक लगा था, तो 1969 तक लगा था। और जिस समय राष्ट्रीय शासन बिहार में लगा था उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन, एवं बिहार के राज्यपाल बोलेगा तो कौन थे। ये सभी जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर के द्वारा दिया गया, तो कौन थे, नित्यानंद कानूनगो थे। ये भी देखिए क्वेश्चन ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में अब तक जो है पूछा है कि कितने बार राष्ट्रीय शासन जो है लग चुका है, तो 8 बार, याद है कितने बार, तो 8 बार याद रखिएगा, ठीक है। तो बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। आगे कह रहा है कि अंतिम बार राष्ट्रीय शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहिए 12 पे। कह रहा है कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जो है ना कि विकास से संबंधित है, किससे संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के विकास संबंधित है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आदिवासी समूहों से। किससे, आदिवासी समूहों से है। तो प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन का जो संबंध है वो आदिवासी समूहों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है PVTG का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्टिकुलर वेनरेबल ट्रिबल ग्रुप्स है, क्या है, तो पार्टिकुलर वेनरेबल ट्रिबल ग्रुप्स है, याद रखिएगा। आगे कह रहा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PVTG के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल किया गया, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जो है राज्यों को 100% सहायता क्या होता है, अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है 1973 में डेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह में PVTG को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया गया, याद रखिएगा। तो पहले इसका नाम क्या था, तो पहले PTG नाम था, 2006 में इसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया, PVTG कर दिया गया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, बताइए। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो कौन सी संस्था है, इसरो है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसरो है, याद रखिएगा। इसका जो है ना, देखिए आगे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को क्या है, मंजूरी दी गई। नेक्स्ट कह रहा है यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट कह रहा है इसरो का जो गठन हुआ था ना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। तो इसरो का स्थापना बोलेगा तो 15 अगस्त 1969, और DRDO को बोलेगा तो 1 जनवरी 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। इसका मुख्यालय बोलेगा तो बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। आगे से क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, बताइए। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, याद बताइए क्या होगा। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहते हैं। तो बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो कोर्ट कहा जाता है, याद रखिएगा।
कि बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है और इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। और FIBA की स्थापना कब हुआ था? 1932 में स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, बताइए। राज्यसभा के जो कितने सदस्य जो है ना मनोनीत किए जाते हैं, बताइए। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार किया जाता है, याद रखिएगा। आगे ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला और साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। देखिए एक क्वेश्चन जो है ना 1275 PT जो है फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों का अनुदान। क्या है? सैनिकों का अनुदान। तो कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो सैनिकों का अनुदान था। नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। क्या है? अनुदान है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, बताइए। राष्ट्रपति जो होते हैं किसकी सलाह पे जो है ना लोकसभा भंग कर सकते हैं, बताइए क्या होगा। राष्ट्रपति जो होते हैं किसकी सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकता है। और आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पे लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले ही भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि प्रदीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी, बताइए। प्रदीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताइए क्या होगा। प्रदीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी। तो प्रदीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी क्या है? तो अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी। आगे देखिए कह रहा है कि अन्नामलाई, इसको ना अनाईमुडी भी बोल सकते हैं। अन्नामलाई पर्वत की चोटी कौन सा है? तो अनाईमुडी है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी क्या है? अनाईमुडी, जिसका ऊंचाई कितनी 2695 मीटर है, जो प्रदीपीय पठार एवं दक्षिण भारत के सबसे क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए क्वेश्चन 19 कह रहा है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, किसका, बताइए। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओएस्टर का। क्या होगा? इस ओएस्टर का प्रयोग करते हैं। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ओएस्टर का। कह रहा है कि मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, बताइए किसके द्वारा। कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारका द्वारा। किसके द्वारा? परितारका द्वारा। आगे देखिए कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारका, मतलब इसको ना आइरिस कहते हैं, आइरिस द्वारा होता है, ठीक है। तो मनुष्य नेत्र में जो है पुतली के आकार का जो नियंत्रण होता है या तो परितारका बोल सकते हैं या तो आइरिस के द्वारा होता है। और कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? परितारका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारका कहते हैं। और परितारका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और आगे कह रहा है कि मानव नेत्र में एक कैमरे की भांति इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब क्या करता है? बनाता है। आगे देखिए कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश जो होता है ना एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस क्या है? तो कह रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अभिनेत्र लेंस जो होता है वो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा क्या करता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार होती है। नेत्र गोलक का जो आकृति होती है, पूछा क्वेश्चन कि नेत्र गोलक का जो आकृति होती है कैसी होती है? लगभग गोलाकार होती है। और इसका जो व्यास होता है ना 2.3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है।
तो नेत्र गोलक की जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है। और आगे कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों को अधिकांश अपवर्तन जो है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। देखिए बताया गया कि कहाँ से जो है ना ये मतलब लिया गया है, जो सारे जो फैक्ट लिया गया है ये एनसीईआरटी कक्षा 10 के अध्याय 11 से लिया गया है। आगे देखिए कह रहा है कि कॉर्निया और आँख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। कॉर्निया और आँख के बीच जो है ना एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे नेत्रोद्र जो है ना कहते हैं, मतलब एक्यूनस ह्यूमर कहते हैं। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कच्छाप द्रव मतलब विक्टोरियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि रेटिना में शंकु के आकार मतलब कौन्स की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं में हम रंग का आभास करते हैं। और क्षण मतलब रोड बोल रहा है कोशिकाओं को जो ऊर्जा की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि हम अपनी आंखों के रेटिना में क्षण कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण एक अंधेरे कमरे में या रात के अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आए 21 पे। कह रहा है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान जो है सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणोत्तर माध्य। क्या है? गुणोत्तर माध्य। ठीक है, तो निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों में क्या होता है? आधारित क्या है? नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 सांख्यिकी माप हैं। आगे कह रहा है पहला क्या होता है? समांतर माध्य होता है, दूसरा माध्यिका होता है, तीसरा बहुलक होता है, चौथा ज्यामितीय माध्य होता है, पांचवा क्या होता है? हरात्मक माध्य होता है। आगे देखिए कह रहा है उपरोक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय और माध्य हरात्मक माध्य औसतें विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़ों किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़ों को समुचित अर्थ विवेचन के लिए अभी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार के एकत्रित जो है ना हैं। अतः सही उत्तर क्या है? गुणोत्तर माध्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे करा अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है ना क्या करता है, बताइए। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या करता है? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? प्रकाशित सघन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम है वो दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या होता है? प्रकाशित सघन है। आगे कह रहा है कि 2 माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है और दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यमिक प्रकाशित विरल माध्यम है। नेक्स्ट कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है, अतः अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है तथा अब यह अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, बताइए कौन सा हिमालय? सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, कौन सा हिमालय? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमायूं हिमालय। क्या है? कुमायूं हिमालय। तो सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है तो कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि नदी घाटियों के आधार पे सर सिडनी बुराड द्वारा हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रादेशिक विभाजन है। देखिए पहला, देखिए यहाँ पे दिया है प्रादेशिक विभाजन दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, विस्तार दिया हुआ है। देखिए पहला है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का बात करें, इसका लंबाई कितनी? 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय का जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? सिंधु और सतलज नदियों के मध्य जो है ना पंजाब हिमालय का क्या है? विस्तार है। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का जो लंबाई है 320 किलोमीटर है और कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है सतलज एवं काली नदियों के मध्य है। क्या है? सतलज एवं काली नदियों के मध्य कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है। और नेक्स्ट है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का बात करें तो कितना है? तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो है ना नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। ये किन 2 नदियों के बीच में विस्तार इसका दिया गया है? तो नेपाल हिमालय का जो है ना विस्तार बोलेगा तो काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। काली एवं तीस्ता के नदियों के मध्य बोलेगा तो कौन सा हिमालय? तो नेपाल हिमालय है। और नेपाल हिमालय का लंबाई बोलेगा तो 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय का लंबाई बोलेगा 720 किलोमीटर है। और असम हिमालय का जो विस्तार है और तीस्ता एवं तिहार नदियों के मध्य है। तो याद रखिएगा, सिंधु सतलज का बात करेगा तो पंजाब हिमालय, सतलज एवं काली नदी की बात करेगा तो कुमायूं हिमालय,
और काली नदी, काली और तीस्ता का बात करेगा तो नेपाल हिमालय, और तीस्ता एवं तिहांग नदी का बात करेगा तो असम हिमालय। और पंजाब हिमालय का बात करें लंबाई पूछेगा तो 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय की लंबाई पूछेगा 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई पूछेगा तो 800 किलोमीटर, असम हिमालय की लंबाई पूछेगा 720 किलोमीटर। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी इसका पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण है। क्या है, उदारीकरण है। आज जो कम से कम सोच रहे हैं क्वेश्चन, प्रयास कम से कम क्वेश्चन डेली कोशिश करेंगे कि एक सेट का जो है ना 50 क्वेश्चन एक क्लास में खत्म करें। बाकी आप लोग बताइएगा, क्योंकि 25 सेट है तो 25 दूना 50, मतलब 50 दिन में आपको ख़त्म। जितना हो सके ना आपको कंटिन्यू, जब आज से जो क्लास स्टार्टिंग है, तो आज स्टार्ट हुआ ना क्लास, आपको रेगुलर क्लास रेगुलर आएगा। प्रैक्टिस सेट का बिहार द्रोह का पहले प्रैक्टिस सेट भी आएगा, और ज्ञान बिंदु का भी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट सर करवाते हैं 100 क्वेश्चन वाला, उसका भी प्रैक्टिस सेट आएगा। और ग्रुप डिस्कशन की जो बात की घटनाचक्र का, वो भी सारा क्लास आपको आएगा। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको सारा बिहार दरोगा और बिहार पुलिस जो है ना, जो भी बिहार दरोगा का मेन क्लास सभी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। बाकी बिहार पुलिस का जो भी अदर एग्जाम के लिए भी क्लास इस चैनल पे आएगा, और बीएसएससी के लिए स्पेशल जो है उसके लिए भी साइंस स्पेशल करवाया जाएगा, क्योंकि बिहार एसएससी और बिहार दरोगा इस सब में जो है ना, बिहार पुलिस इस सब में जो है ना, साइंस का 20 प्लस क्वेश्चन ही आता है। तो मेन फोकस जो है ना, जो भी पेड ग्रुप में आपको बुक दिखाएं, सारा उसी बुक को आपको, मतलब मेन फोकस उसी पे किया जाएगा। आपको सारा बुक का मतलब कंप्लीट करवाया जाएगा। और तो जिनको ज्वाइन करना है सभी लोग ज्वाइन जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तो बैच जल्दी ही जो है ना स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी सभी लोग जो है क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा हर ग्रुप में। जिनको भी बिहार दरोगा का तैयारी करना है, उनको क्लास चाहिए, ये सब ज्ञान बिंदु का जो भी है तो प्रैक्टिस सेट का, तो सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा हर ग्रुप में। तो कह रहा था क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों को अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। आगे देखिए कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों को अथवा प्रतिबंधों को हटाना जो है ना उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट जो है 2023 का 1275 पीटी का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट सीट का क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन इसी में है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी देखिए कह रहा है कि उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना या मुक्ता उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से क्या है तो संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। हमको इस अनुसार क्लास नहीं करवाना ना कि सिर्फ हम पढ़ें, मेरा उद्देश्य ये होता है क्लास जब करवा रहे हैं तो आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये नहीं कि हम बस आपको सिर्फ हम पढ़ते चलें, 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन पूरा डिस्कशन के साथ बस रीडिंग करते जाएं। याद एक इम्पोर्टेंट होता है कि एक क्वेश्चन को जो है ना, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको रिपीट बार बार करना, कि आपको समझ में आए कि हाँ डिस्कशन हो रहा है, क्लास को देख रहे हैं तो हमको समझ आ रहा है और क्वेश्चन याद हो रहा है, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि निजीकरण क्या होता है ना, तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र की सौंप देना निजीकरण कहलाता है, ठीक है। तो निजीकरण किसे कहेंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। आइए देखिए वैश्वीकरण कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया क्या कहता है, वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए, क्वेश्चन 25 कह रहा है कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट कह रहा है, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखी बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। कौन लिखे, राम मोहन राय, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब राजा राम मोहन राय बोल सकते हैं, इनका यहाँ पे राजा राम मोहन राय नहीं दिया, राम मोहन राय, बस कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन यहाँ कहाँ पे ऑप्शन इस तरह से डाल दिया है। तो कह रहा है ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट किसने लिखा, तो राम मोहन राय ने लिखा। देखिए कह रहा है कि 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनिथिस्ट या तुहफत उल मुवादीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए। जिसमें एग्जाम ये हुआ था उसमें पूछा गया था कि पटना उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के विनोद चंद्रन। क्या है, के विनोद चंद्रन थे। तो कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया, जो 29 मार्च 2023 को क्या दिए थे, शपथ लिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है बताइए।
हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात है। क्या है? तो चक्रवात है। तो कह रहा आगे कि खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात था, यह अरब सागर तथा गुजरात के समुद्र तट के टकराया था। इसका नामांकन जो है बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में जो है ना स्थित नहीं है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बताइए, ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा है। तो कहलगांव जो है ना महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन तिरोड़ा महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, ट्राम्बे भी क्या है? तो महाराष्ट्र में है। कहलगांव वो देखिए बात करें, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कहलगांव बोलेगा अपना बिहार में स्थित है। यह परियोजना 90 पीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है, तो कहलगांव कहाँ है? तो अपना बिहार के भागलपुर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? बताइए। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? तो ये जो है ना एक का छठवां भाग होता है। क्या होता है? 1 का छठवां भाग होता है। तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 भाग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह वस्तु के चंद्रमा पर भार बटा वस्तु की पृथ्वी का भार बटा 1/6 होता है। ठीक है, तो वस्तु का चंद्रमा पर भार बोलेगा तो 1, और वस्तु की पृथ्वी का भार का क्या होता है? 1/6 होता है। देखिए आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी पर उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे कह रहा है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा पर उस वस्तु क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, देखिए दोनों अलग अलग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करती है। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा क्या करता है? उस वस्तु को क्या करता है? आकर्षित करता है। आगे देखिए कह रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा क्या होता है? वो कम होता है। इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाती है। आगे कह रहा है कि चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का क्या होता है? 1/6 गुनी होती है। चलिए आगे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि खगोलीय पिंड, देखिए खगोलीय पिंड दिया हुआ है और यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। तो खगोलीय पिंड में पृथ्वी का बोलेगा द्रव्यमान कितना? 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। अगर पृथ्वी का त्रिज्या का बात करें मीटर में तो 6.37 × 10⁻6 मीटर होता है। और चंद्रमा का बात करें, चंद्रमा का खगोलीय पिंड का जो द्रव्यमान होता है 7.36 × 10⁻22 kg होता है। और चंद्रमा का त्रिज्या बोलेगा तो 1.74 × 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 30 पे कह रहा है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। बताइए कितना होता है? पानी का जो क्वथनांक होता है सेल्सियस में कितना होता है? बताइए। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो ए होगा। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो पानी का जो क्वथनांक है वो सेल्सियस में होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिए कह रहा है कि पानी का क्वथनांक जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और वायुमंडलीय दाब को वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इससे क्वथनांक क्या होता है? इसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। और क्वथनांक समिष्ट गुण द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह वाष्प में क्या हो जाती है? बदल जाते हैं। आगे कह रहा है जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस 273 तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, मतलब ऐसे बोलेगा जल के तापमान कितना? 373 केल्विन में बोलेगा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 273 + 100 तो क्या होगा? 373 केल्विन होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे ये कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या कहलाता है? बताइए। रिवर्स रेपो रेट में जो है ना वृद्धि क्या होती है? तो इसका 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरलता क्या होती है? घटती है। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटाती है। क्या होती है? तरलता घटाती है। तो रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटाती है। आगे देखिए कह रहा है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता घटाती है। और रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनके लिए अल्पकालिक ऋणों को प्रदान करती है। आगे देखिए कह रहा है कि रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था में तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव क्या क्या होता है? तो वाणिज्य बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी और बाजार में तरलता में कमी होगी, परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। और आगे कह रहा है अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। और आगे कह रहा है उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग की कमी होगी। और आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में क्या होगी? तो कमी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना वो क्या होता है? बताइए। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना होगा। अन्य विकल्प क्या है? तो मतलब गलत है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा दिया हुआ है। देखिए मुहावरा हथेली पर सरसों उगाना क्या है? तो असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना, छाती दूनी होना, उत्साहित होना। अकल के घोड़े दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। अतः विकल्प क्या है? ये सही उत्तर था। चलिए आगे आइए। आइए देखिए कह रहा है क्वेश्चन 33 कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? बताइए। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार प्रपात या जलप्रपात बोल सकते हैं, का संबंध किस नदी से है? तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी से। किसे? नर्मदा नदी से है। तो धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है। और जलप्रपात के बारे में कह रहा है कि जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिप के ऊपरी भाग में अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची और शैली क्या होती है? कठोर होती है। आगे कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश के राज्य के जबलपुर जिले में स्थित है। और दुग्धधारा और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे क्या है? तो स्थित है। आगे देखिए 24 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। जो भी इंपॉर्टेंट सिलेबस में मैथ का जो दिया हुआ है ना टॉपिक, उसको आप लोग मतलब डेली कम से कम 15-20 मिनट डेली पढ़िएगा तो उतना से जो आपका मैथ बिहार द्रोह के लिए आपको बहुत काफ़ी है। तो जो भी सिलेबस में उसी को जो है कंप्लीट कर लीजिए। और सिलेबस का सभी लोग क्लास जो है ना देख लीजिए, जो भी लोग नहीं देखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कर रहा है, देखिए गुरु दक्षिणा शब्द का में कौन सा समास है? बताइए। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? बताइए कौन सा होगा? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। तो कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। समास जो है ना जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मतलब बोल रहा है समास किसे कहेंगे? कोई पूछेगा समास किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। बचपन में हम लोग बहुत पढ़े हैं। कह रहा है समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद जो है ना देखिए 6 भेद है। कितने? तो समास के भेद है अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का बात कर रहा है कि तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करने पे कारक प्रकट होता है। जैसे गुरुदक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है। गुरु के लिए दक्षिणा विग्रह के कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ, अतः यहाँ क्या है? तत्पुरुष समास है। यहाँ से जो है ना 36 नंबर क्वेश्चन से जो है ना कल के क्लास में कर लेंगे। आज स्टार्टिंग क्लास था ना तो आज 35 नंबर क्वेश्चन तक रहने देते हैं। बाकी अगले क्लास में जो है ना 36 नंबर से कंप्लीट करेंगे। और डेली जो है एक सेट को जो है 2 भाग में करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एक क्लास को जो है एक सेट को एक क्लास में खत्म किया जाए, क्योंकि वो क्लास जो है ना आपको लॉन्ग चल जाएगा, कम से कम 2 घंटा क्लास जाएगा। क्योंकि हम सारा का जो है ना अच्छे से रिपीट करके अच्छे से याद करवा के हम करवाएंगे, ना कि हम बस रीडिंग कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि एक सेट को जो 2 भाग में किया जाए, एक सेट को 2 दिन चलाया जाए, मतलब 50-50 क्वेश्चन करके, या तो फिर एक सेट को एक दिन में चलाया जाए। बाकी जो भी आपको मन में जो भी प्रक्रिया है जब कमेंट कीजिएगा। भाई क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी है आपको मैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उससे ना हमको सीखने को मिलता है। उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं आपके अथी से, कमेंट से। तो जब सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा PDF हम डाल देंगे। वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा। उसमें आपको सोचना नहीं है, जो भी क्लास लेकिन है ना जो इंपॉर्टेंट क्लास होगा। बाकी आप चाहते हैं कि हम एक अच्छे तरीके से बुक शुरू से स्टार्टिंग से मतलब घटना तर्क, लूसेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे बुक अच्छे से हम तैयारी करके अच्छे से सीरीज बाई सीरीज अच्छे से पढ़ें। तो आप 149 रुपये फी है, 4 से 5 महीने तक चलेगा बैच। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको सारा डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन होना है, कैसे क्या करना है, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो आप लोग कैसा क्लास लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट बिहार द्रोह का भी आएगा, और जो सर करवा रहे हैं रोशन सर 100 क्वेश्चन का, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी खत्म करवा के जो है ना आपको जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आपको ला देंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।